हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब बच्चेदानी जब बाहर खिसक जाती है तो वो क्यों खिसक जाती है, क्या कारण होता है बच्चेदानी का बाहर निकल जाने का, किन कारणों की वजह से ये सब होता है, किस तरह से हम मरीज को चेक करते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और किस तरह से मरीज का बच्चेदानी बाहर आ जाने पर मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स में हम इलाज करते हैं और यूरिन की, स्टूल की क्या क्या कंप्लेंट्स उसके साथ हो सकती हैं और किस तरह से उनका इलाज होता है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स होता क्या है। किन्हीं कारणों की वजह से अगर बच्चेदानी नीचे खिसक जाए या बाहर की तरफ निकल जाए तो उसे हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। बच्चेदानी, सर्विक्स और वेजाइना ये तीनों की तीनों बाहर निकल सकती हैं। इनके बहुत सारे कारण होते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। अगर बच्चेदानी थोड़ी सी नीचे खिसकी है, मसल्स के ढीले होने की वजह से पूरी बाहर नहीं आई है, तो हम इसे ग्रेड 1 प्रोलैप्स बोलते हैं। अगर बच्चेदानी के मुंह तक, जिसे हम वेजाइना इंट्रोइटस बोलते हैं, उसके मुंह तक अगर बच्चेदानी और सर्विक्स खिसक गया है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है तो उसे हम ग्रेड 2 प्रोलैप्स कहते हैं। थोड़ा बहुत बाहर आ गया है लेकिन पूरा बाहर नहीं आया है तो उसे हम ग्रेड 3 प्रोलैप्स कहते हैं। और अगर पूरी बच्चेदानी सर्विक्स के समेत और वेजाइना के समेत पूरी बाहर आ गई है तो हम इसे ग्रेड 4 प्रोलैप्स कहते हैं या प्रेसिडेंशिया भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिर यूट्राइन प्रोलैप्स होता क्यों है। ओल्ड वुमेन में या फिर जिनके बहुत सारे बच्चे हुए हों, ट्रोमैटिक डिलीवरीज हुई हों, लंबे टाइम तक लेबर चला हो, ऐसे में ये वाले प्रोलैप्स होने का खतरा होता है। किसी कॉन्जेनाइटल डिजीज या कोलैजिनस डिजीज या मस्कुलर डिजीज की वजह से, मसल वीक होने की वजह से भी लैक्स पेरिनियम होता है, उसकी वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स होने का खतरा होता है। या फिर किसी की अगर वेजाइनल सर्जरीज हुई हो, पेल्विक सर्जरीज हुई हो, अदर ब्लैडर सर्जरीज हुई हो या रिपीटेड मसल रिपेयर हुए हों, फिस्टुला रिपेयर हुए हों, उसमें भी वीक पेरिनियम होने का खतरा होता है। या फिर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, मतलब खांसी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, लंबे समय से किसी को कब्ज रहता है और वो पॉटी जाने के टाइम पे बहुत ही प्रेशर लगाते हैं पेरिनियम पे, तब भी यूट्राइन या रेक्टल प्रोलैप्स होने का साथ में खतरा होता है। ये सारी बीमारियां हो तो खतरा होता है यूट्राइन प्रोलैप्स का। या फिर कोई बहुत ही भारी यूट्राइन मास है या एब्डोमिनल मास है जो पेरिनियम पे, मतलब नीचे पेल्विस की मसल्स पे बहुत जोर डाल रहा है लंबे समय से, वो भी यूट्राइन प्रोलैप्स का कारण हो सकता है। तो जब मरीज ये दिक्कतें लेके आता है, ये कंप्लेन लेके आता है कि हमें कुछ बाहर निकल रहा है, तो हम ये सारी बीमारियां उनको नहीं हैं, ये सारी चीजें हम जांच करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। जब बच्चेदानी बाहर की तरफ या नीचे की तरफ खिसकती है तो वेजाइना की आगे वाली वॉल, पीछे वाली वॉल, साइड वॉल्स ड्यू टू प्रेशर एंड स्ट्रेचिंग पुल वो भी बाहर की तरफ लटक जाती हैं, जिसकी वजह से पेशाब की थैली आगे की तरफ और आंतों की थैली पीछे की तरफ, बाहर की तरफ लटक जाती हैं, जिन्हें हम सिस्टोसील, एंट्रोसील या रेक्टोसील बोलते हैं। और रिपेयर के दौरान हमें इन्हें भी करेक्ट करना पड़ता है, जिसे सिस्टोसील और एंट्रोसील रिपेयर बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि बच्चेदानी के बाहर लटकने का आखिर क्या क्या इलाज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि बच्चेदानी कितनी बाहर लटकी हुई है, उसके अलावा उसका क्या कारण है कि बच्चेदानी लटक रही है। कोई बीमारी तो नहीं, जो मैंने अभी इतने सारे कॉजेज मेंशन किए। ये सब जानने के बाद बच्चेदानी कितनी बड़ी है ये भी पता करना इम्पॉर्टेंट है। पहले के कोई ऑपरेशंस तो नहीं है, सारे इवैल्यूएशंस नॉर्मल हैं, इस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर हम मेडिकल या सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं
कि उसके साथ कोई सिस्टोसील यानी पेशाब की थैली तो बाहर नहीं लटक रही है, आंतों की थैली तो बाहर नहीं लटक रही है, इस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है कि कितनी वेजाइना और यूट्रस बाहर आ रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत डिफेक्ट है तो हम पेसेरी की मदद से, जो अलग अलग शेप्स की आती हैं, उनकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें पेरिनियम को, और सर्जरी के बिना ही इलाज करने की कोशिश भी करते हैं। उसके अलावा हम एक्सरसाइजेस जिन्हें हम कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, वो भी मरीज को सिखाते हैं कि किस तरह से हमारे पेरिनियम की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें और ये थोड़ा बहुत जितनी बच्चेदानी लटकी है उसे हम रिपेयर करें। कुछ सपोर्टिव कोलेजन स्ट्रेंथनिंग मेडिकेशंस हम देते हैं जिनसे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी मसल्स वीक हो जाते हैं मीनोपॉज के बाद, तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी को भी करेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या सर्जरीज हम करते हैं विजाइनल प्रोलैप्स को, यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स को करेक्ट करने के लिए। अगर यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स है, सिस्टोसील है, एंट्रोसील, रेक्टोसील है, तो अगर हर सर्जरी में किसी भी टाइप की हम सर्जरी कर रहे हो तो हमें साथ में सिस्टोसील, रेक्टोसील, एंट्रोसील को करेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने यूट्रस, सर्विक्स निकाल दिया लेकिन एंट्रोसील, रेक्टोसील करेक्ट नहीं किया तो उसके बाद जो बचा हुआ लेयर है जिसको हम वॉल्ट बोलते हैं, वो भी इनके प्रेशर की वजह से लटक जाएगा एंड रिपीटेड प्रोलैप्स होगा, जिसको हम कहते हैं वॉल्ट प्रोलैप्स या रिकरेंट प्रोलैप्स। तो इसको भी करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की फैमिली कंप्लीटेड है कि नहीं ये देखना भी बहुत जरूरी है, किस कारण की वजह से उनको प्रोलैप्स हुआ है, कहीं कॉन्जेनाइटल प्रोलैप्स तो नहीं है, मतलब उम्र छोटी है, शादीशुदा नहीं है, या शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं है, तो अब शुरू से ही प्रोलैप्स है बिकॉज ऑफ सम कॉन्जेनाइटल डिजीज, कोलेजन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, तो फिर हम उसे उस तरह से रिपेयर करते हैं। जो मोस्ट कॉमन सर्जरी हम करते हैं प्रोलैप्स के लिए उसे हम बोलते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद सिस्टोसील, एंट्रोसील एंड रेक्टोसील रिपेयर, जिसमें हम वजाइनली यानी वजाइना के रूट से बच्चेदानी, सर्विक्स को निकालते हैं, जो पेशाब की थैली लटकी हुई है, आंतों की थैली लटकी हुई है, उसे हम रिपेयर करते हैं। अदर प्रोसीजर्स स्लिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम बच्चेदानी के रास्ते को बांधते हैं, मजबूत करते हैं ताकि वो दोबारा ना लटके। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, एंड इसकी अदर डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।